नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार यानी कि विशेष समाचार। खतरनाक मोड़ लेता यूक्रेन संकट। यूक्रेन संकट जिस तरह गहराता जा रहा है उससे विश्व शांति के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। यूक्रेन पर हमला करने के करीब 10 दिन बाद रूस जिस तरह कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम के लिए राजी हुआ है उससे वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता करता तो दिखा, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन बातचीत से समस्या के समाधान के लिए तैयार होने वाले हैं। रूस अभी भी राजधानी कीव पर कब्जा करके वहां सत्ता परिवर्तन के लिए आमादा दिख रहे हैं। उसकी इस कोशिश के चलते वहां बाहरी तबाही हो सकती है। इसकी एक झलक तब मिली जब रूसी हमले के दौरान यूक्रेन के सबसे बड़े नाभिकीय संयंत्र के परिसर में आग लग गई। इस घटना ने पूरी दुनिया में चिंता की लहर पैदा कर दी। यूक्रेन पर हमले के बाद अब तक दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के तमाम लोगों की भी जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि करीब 10 लाख लोगों का पलायन के लिए विवश होना पड़ा है, क्योंकि रूसी सेनाएं नागरिक इलाकों को भी निशाना बना रही हैं। रूस एक सैन्य महाशक्ति अवश्य है, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि 21वीं सदी के इस युग में कोई भी देश किसी अन्य देश की संप्रभुता को इस तरह नहीं कुचल सकता जैसे वह यूक्रेन की संप्रभुता को कुचलना चाहता है। रूस की माने तो यूक्रेन पर हमला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वह अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों के हाथों में खेल रहा था और उसके चलते उसकी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। यह सही है कि यूक्रेन अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने को तैयार था, लेकिन केवल इस आधार पर उस पर हमले का औचित्य नहीं बनता। यूक्रेन पर रूस के हमले से ये साफ है कि उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से दी जा रही चेतावनियों की परवाह नहीं की, लेकिन शायद यह उसका अनुमान नहीं लगा सका कि यूक्रेन की सेना और वहां के लोग उसका इतना डटकर मुकाबला करेंगे। यह संभव है कि वह अपनी सैन्य ताकत के बल पर यूक्रेन को देर सवेर घुटने टेकने के लिए विवश कर दे, लेकिन उसके लिए वहां पर काबिज होना आसान नहीं होगा। उसे यह याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का क्या हासिल हुआ था। रूस को केवल यूक्रेन में कड़े प्रतिरोध का ही सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि अमेरिका, यूरोप के साथ अन्य देशों के कठोर प्रतिबंधों से भी दो चार होना पड़ रहा है। पुतिन फिलहाल इन प्रतिबंधों से बेफिक्र दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वे परमाणु हमले की भी धमकियां दे रहे हैं। इससे वह विश्व शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खलनायक के तौर पर उभर रहे हैं। शायद वह ये मानकर चल रहे हैं कि रूसी गैस पर यूरोप के एक बड़े हिस्से की निर्भरता इन प्रतिबंधों के असर को खत्म कर देगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यूक्रेन संकट पूरी दुनिया पर गंभीर आर्थिक असर डालने वाला साबित हो रहा है। कच्चे तेल के बढ़ते दाम इसका प्रमाण है। भारत अभी तक संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ आए सभी प्रस्तावों पर हुए मतदान से अलग हो रहा है। कई पश्चिमी देशों को भारत का यह रवैया रास नहीं आया, लेकिन यूक्रेन संकट पर भारत का तटस्थ रहना समय की मांग है। यही कारण रहा कि विदेश मंत्रालय को संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार के रुख का समर्थन किया। भारत ने भले ही रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर मतदान न किया हो, लेकिन उसने रूस को यह संदेश देने में संकोच नहीं किया कि वह समस्त घटनाक्रम से विचलित है और हर स्वतंत्र देश की तरह यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का भी सम्मान आवश्यक है। अब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से अपनी बातचीत में युद्ध रोकने की भी बात कर चुके हैं। वास्तव में भारत ने प्रारंभ से ही कूटनीति के जरिए समस्या के समाधान पर जोर दिया। भारत के तटस्थ रुख का यह मतलब नहीं कि वह रूस के साथ खड़ा है। इस संदर्भ में भारत ने अपना जो पक्ष रखा
उसे अमेरिका, फ्रांस आदि ने समझा भी है। भारत के लिए इस समय सबसे अधिक आवश्यक है कि यूक्रेन में फंसे अपने छात्र छात्राओं को सुरक्षित वापसी। इसके लिए रूस और यूक्रेन दोनों का सहयोग जरूरी है। दशकों की करीबी मित्रता और रक्षा खरीद के लिए रूस पर निर्भरता के बावजूद भारत ने न केवल रूस को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की याद दिलाई, बल्कि यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जो देश यूक्रेन के पक्ष में खुलकर खड़े हैं वे भी उसे सहायता देने तक ही सीमित है। निसंदेह इसमें सैन्य मदद भी शामिल है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति इतनी मात्रा से संतुष्ट नहीं है। पुतिन इस समय जैसे आक्रामक रूप में दिख रहे हैं, वह दुनिया के प्रति उनके बेपरवाह भरे रुख को का ही परिचायक है। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत और शरीकी वैश्विक शक्तियां बातचीत से समस्या के समाधान पर और जोर दें। वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अमेरिका और अन्य देशों ने रूस पर तो जो प्रतिबंध लगाए हैं उनकी रूसी राष्ट्रपति चिंता नहीं कर रहे, उल्टे वे खुद ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब तो इसकी भी आशंका बढ़ गई है कि अपने को मुश्किलों में घिरा देखकर पुतिन कोई ऐसा अप्रत्याशित कदम न उठा लें जिसके भयावह नतीजे सामने आए। यूक्रेन संकट जिस तरीके से गहराता जा रहा है, उसे देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर इसका परिणाम होगा क्या? क्या रूस यूक्रेन पर उसी तरह कब्जा कर लेगा जैसे उसने 2014 में उसके एक हिस्से क्रीमिया पर किया था, या वहां अपनी पिट्ठू सरकार बैठा देगा? क्या पुतिन का मकसद यूक्रेन को पूरी तरह विसैन्यीकरण करना है? सवाल यह भी है कि रूस की मनमानी के खिलाफ अमेरिका और उसके साथी देश किस हद तक जाएंगे। इन सवालों के चाहे जवाब जो मर्जी निकले, लेकिन यह तो साफ है ना कि नाटो देश और रूस की तनातनी में यूक्रेन एक मोहरा बनकर रह गया है। जहां अपनी शक्ति के दम में डूबा रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं तमाम तबाही के बाद भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को संतुष्ट करने के बजाय यूक्रेन को हथियार देकर उसे उकसाने का ही तो काम कर रहे हैं। वे ये नहीं देख पा रहे हैं कि केवल प्रतिबंधों से बात नहीं बन रही, दोनों पक्षों का यह रवैया पूरे विश्व की चिंता बढ़ाने वाला है। इस समाचार के लेखक संजय गुप्त हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं समाचार के लिए। जबकि घातक नतीजे वाला है ये युद्ध, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण किस तरह दुनिया को गंभीर संकट की ओर धकेलने और साथ ही हथियारों की होड़ बढ़ाने का काम कर रहा है, इसका ताजा प्रमाण है चीन की ओर से अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने की घोषणा। चीन की इस घोषणा के बाद भारत समेत उन अनेक देशों पर अपने रक्षा बजट में वृद्धि करने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, जो उसके आक्रमणकारी रवैये का सामना कर रहे हैं। अब भारत के मुकाबले चीन का रक्षा बजट 3 गुना अधिक हो गया है। वास्तव में रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव दुनिया भर के देशों पर बढ़ने वाला है। उन देशों पर यह दबाव अधिक होगा जिनके पड़ोसी देश ताकतवर भी हैं और उनकी प्रति आक्रामक भी। यदि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उपजे हालात में गरीब और विकासशील देश अपना रक्षा बजट बढ़ाने को विवश होते हैं, तो उन्हें यह चाहते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना खर्च कम करना होगा, जिससे गरीबी, अशिक्षा आदि से लड़ाई और कठिन हो जाएगी। ये लड़ाई इसलिए और भी कठिन होगी क्योंकि अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना काल से पूरी तरीके से उभर ही नहीं पाई। जब विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से बाहर आ रही थी, तब रूस यूक्रेन युद्ध के ने उसके सामने एक नया संकट पैदा कर दिया। तेल और गैस के साथ अन्य अनेक वस्तुओं के दाम बढ़ने तय हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान की सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ गया है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बाइडेन सरकार से ताइवान को मान्यता देने की मांग भी कर ली है। कहना कठिन है कि यूक्रेन संकट में उलझा अमेरिका बेलगाम चीन को कैसे नियंत्रण करेगा, लेकिन बात सिर्फ ताइवान की ही नहीं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि फिनलैंड, स्वीडन जैसे वे देश
जो किसी सैन्य समूह का हिस्सा न बनने को की अपनी नीति पर अडिग थे, अब अमेरिका नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता लेने पर भी विचार कर रहे हैं। इस विचार के पीछे यूक्रेन पर रूस का हमला ही है। कई अन्य देश भी अपनी रक्षा नीति में बदलाव करने के भी संकेत दे रहे हैं। जर्मनी ने तो अपनी रक्षा नीति बदल भी दी है। एक तथ्य यह भी है कि कई देश परमाणु हथियारों से लैस होने के बारे में भी अब सोचने लगे। रूस के पड़ोसी और उसके प्रभाव वाले बेलारूस ने तो खुद को परमाणु हथियार संपन्न बनाने के इरादे भी प्रकट कर दिए हैं। बदले हालात में कुछ ऐसे देश भी परमाणु हथियारों की आवश्यक मानने लगे हैं जो सैद्धांतिक रूप से इस हथियार के विरोधी थे। नतीजे क्या होंगे, यह एक सोचने वाला प्रश्न है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।